हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के इस पहले ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है, आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे कि ऑनलाइन क्लासें कब से शुरू होगी। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासें प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है और आपको डेली बेसिस पर डेली क्लास मिलती रहेगी। अभी क्या है, हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं है कि हम आपको लाइव आकर पढ़ा पाए। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पहुंचा दें कि हम क्लासें लाइव ले पाए और आपको लाइव पढ़ा पाए। और आपको भी पता है कि ऑफलाइन हमने पढ़ाया है अभी तक, हमारा ऑनलाइन में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी कमियां रहेगी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको बताएंगे कि आप धीरे पढ़ा रहे हैं, आप तेज़ पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ लिखा प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब क्वेरीज या फिर प्रॉब्लम्स है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ताकि हम हर एक वीडियो में बेटर तरीके से आपको कंटेंट दे पाए। तो आज हम साइंस में सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। हमारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनका बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका था और केमिस्ट्री भी 2 या 3 चैप्टर हो चुके थे, लेकिन हम केमिस्ट्री को दोबारा से शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से लेके चल रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 क्या है? मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ। अब पदार्थ को हम 2 तरीक़ों से देखते हैं। एक देखते हैं भौतिक आधार पर और दूसरा देखते हैं रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। अभी तक हमने छोटी क्लास के आधार पर 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, तो अब कितनी हो चुकी है? 5। हम पढ़ेंगे 5 अवस्थाएँ। और रासायनिक आधार पर 2 टाइप, शुद्ध और अशुद्ध। फिर शुद्ध के टाइप आ जाएंगे, फिर अशुद्ध के टाइप आ जाएंगे। बात हम केमिस्ट्री करेंगे, ये सब फिजिक्स में आएगा। हम फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं ठोस की। भौतिक आधार पर सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। वैसे आप सभी को ये सब पता होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पता होगी, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट लाइंस लिखवा देता हूँ। देखो, ठोस के आधार पर क्या है? जिनका आकार तथा आयतन निश्चित रहता है, वे क्या कहलाते हैं? ठोस। द्रव के आधार पर जिनका आयतन निश्चित रहता है किंतु आकार नहीं, ठीक है। जिनका आयतन निश्चित रहता है किंतु आकार नहीं, वे क्या कहलाते हैं? द्रव, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। गैस के आधार पर कैसे बात करेंगे? डेफिनेशन की। जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित है। और फिर नंबर 4 पर आ जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा समझाने की चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, लिखा है पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर, यानी कि हायर टेम्परेचर, यानी कि 10,000 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे हम लोहे को पिघला देते हैं उस वाले टेम्परेचर की बात करते हैं। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर, यानी कि अणु दूर दूर जाकर गैस अवस्था में बदल जाते हैं। कैसे? समझो, एक लोहे की कोई छड़ है, मान लो ये लोहे की छड़ है, इसको इतना हाई टेम्परेचर दे दिया जाए कि ये बिल्कुल पानी बन जाए और पानी बन के ऐसे फैलने लग जाए, तो ये बिल्कुल पानी तो बनेगा नहीं, थोड़ी डेंसिटी रहेगी इसके अंदर, तो थोड़ा ऐसे हिलेगा, मतलब समझ रहे? तो ये क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। और प्लाज्मा अवस्था अगर एक्चुअल आपको नेचुरल देखनी है, कैसे समझो? हमारा सूर्य है और तारे। सूर्य और तारे क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। उनमें जो ईंधन है, जो उनके अंदर सोर्स है ईंधन, वो कौन सी अवस्था में है? प्लाज्मा। सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में, इसलिए क्या होता है उसके अंदर? क्या है? हीट, बहुत ज़्यादा हीट है। इतनी ज़्यादा हीट है कि हम उसकी पास नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारे तारे हैं। तारे भी क्या है? उनके पास भी बहुत सारी हीट है, जिसके कारण में हीट है तो चमक भी रहे हैं। सूर्य प्लाज्मा की अवस्था के कारण चमकता है, ठीक है। तारे भी प्लाज्मा की अवस्था के कारण चमकते हैं। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पदार्थ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हायर करेंगे, मान लो लोहा है, उसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करो। जैसे हाई टेम्परेचर हम गर्म करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर हायर हो चुका है?
लोहे का रंग पहले नीला पड़ेगा, फिर नीले के बाद क्या पड़ेगा, लाल। जैसे लोहा लाल हुआ हम समझ लगे कि हीट बढ़ चुकी है, और बढ़ते 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 लोहा बिल्कुल पानी बनने की कगार पर आ जाएगा। जैसे ही पानी बनने की कगार पर, इसका मतलब क्या किया हमने, हाई टेम्परेचर दिया। जब हाई टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, हीट। हीट क्या है, एनर्जी। तो मैं क्या कहूँगा, पदार्थ क्या हो जाएगा, कण। कण की बात करेंगे ना, कण हो गया ना। तो अब कण की बात करते हैं, तो कण क्या हो गया, इसकी बात करूँ मैं, कण क्या हो गया, ऊर्जावान। ठीक है। और नंबर 2 क्या बात करेंगे, जब लोहा हमने गर्म किया, अब गर्म करने के बाद उसमें हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट उसको दिया हमने, तो गर्म होने के बाद क्या हो गया, बिल्कुल लाल हो गया। अब लाल होने के बाद लोहा क्या आ रहा है, चमक रहा है ज्वाला की तरह। ठीक है। तो क्या हो गया, ज्वलनशील, मतलब ऊर्जावान हो गया। सॉरी, ज्वलनशील गलत बोल दिया मैंने, उसे बोलेंगे ऊर्जावान। ठीक है। क्या हो गया, कण क्या हो गया, ऊर्जावान हो गया। और क्या हो गया, उज्ज्वल। सॉरी, लिख लो, चमकने लगा यार। ठीक है। अब भाई हमारे सूर्य और तारे में ईंधन, हमारे सूर्य और तारे में ईंधन प्लाज्मा की चौथी अवस्था के कारण होता है। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करो। फिर बात करते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या चीज़ है, अब देखो, अब इसमें आइंस्टीन का नाम आया तो कुछ आइंस्टीन का कुछ रोल भी रहा होगा। तो क्या हुआ, आइंस्टीन साहब ने कहा था कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में सबसे हायर स्पीड है वो किसकी है, लाइट की। कितनी है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। उन्होंने कहा कि 2 गाढ़ पार्टिकल्स को, अणुओं को क्या किया गया, प्रकाश की चाल पर मिलाया गया। ठीक है। तो जो गाढ़ पार्टिकल्स को प्रकाश की चाल पर मिलाया गया, उसको हमने क्या बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, कभी कभी पूछ लेता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। अब बात करते हैं, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, इतना इनफ है अभी के लिए, क्योंकि अभी ये पदार्थ है ही नहीं। पहली बात तो अभी इस पर सिर्फ रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, कोई खास इस पर प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी है। इसलिए बस इतना याद रखो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब बात करते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या है, डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक बिंदु वो चीज़ है जिसमें पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है, सबको पता है। बस हमको ये नाम याद रखना है, त्रिक बिंदु क्या होता है। त्रिक बिंदु क्या है, जैसे पानी है, अगर पानी ठोस अवस्था में रह सकता है, अगर बर्फ़ है तो ठोस है पानी, अगर पानी है तो क्या है, द्रव है, और अगर वाष्प है, भाप है, तो क्या है, गैस। तो पानी तीनों अवस्था में रह सकता है। तो त्रिक बिंदु वह चीज़ है जिसमें पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है। बस इतनी सी बात है। ये हमने क्या देखा, भौतिक आधार पर 5 की प्रॉपर्टी पता कर ली कि भाई इनका नेचर कैसा होता है। बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, मैं आपको 0 से लेके चलूँगा। और जैसे ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब टाइम वेस्ट नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती है तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1-2 पॉइंट होते हैं जो सभी को फ़ायदा ही मिलता है, और नुकसान वाली बात तो है नहीं। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात वैसे 3 की करता है, ठोस, द्रव, गैस की। तो इसके आधार पर क्या क्या चीज़ें पूछता है, देखो। नंबर 1 पूछता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व। पूछता है कि घनत्व के आधार पर कौन सा सीक्वेंस सही है। आपको ये सीक्वेंस ग्रेटर दैन का दे देगा, लेस दैन का दे देगा। अब हमको चेक करना है कि कौन सा सही है। अब जैसे मैं बात करता हूँ ठोस की, ठीक है, घनत्व के आधार पर कह रहा है कि डेंसिटी के आधार पर सबसे घना कौन सा होगा। घना क्या चीज़ है, के अणु, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स। अब ठोस के अणु क्या है, बिल्कुल पास पास है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी में कौन ज़्यादा रहेगा, ठोस। यानी कि इसकी बात करूँ, अणु कैसे रहेंगे, बिल्कुल मिले मिले। ठीक है, ठोस के अणु रहेंगे बिल्कुल मिले मिले। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ऐसे, थोड़ा गैप रहेगा, हल्का गैप रहेगा, लेकिन इंटरमोलिक्यूल फोर्स यानी कि अणुओं के आंतरिक बल हल्का हल्का रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, गैस में आंतरिक बल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक यहाँ है अणु, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है,
मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सब फ्री घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई किधर, ठीक है। अब देखो घनत्व के आधार पर समझ में आया कि ठोस सबसे घना, फिर उससे कम घना द्रव, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा गैस में, ठीक है। अब बात करते हैं आणविक आकर्षण बल, इंटर मोलिक्यूल फोर्स, यानी कि अणुओं के बीच लगने वाला बल। अब आप खुद बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा बल कौन लगा कर रखे है? जो बिल्कुल जुड़े हुए बैठे हुए भाई, सब भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर या फिर हमारी इस ब्रह्मांड में या हमारे नॉर्मल जीवन में भी सब फ्री होना चाहते हैं, लेकिन सबको बंधे हुए हैं, सब है ना बंधे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स है भाई, मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं ना, बांध गए समतल के, लेकिन ये खुलना चाहते हैं कि भाई हम निकल जाए बाहर से। अब देखो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में है? ठोस में, बिल्कुल पास पास है। फिर थोड़ा दूर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? और दूर चलेगा। मान लीजिए फोर्स मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है ये मार्कर, तो क्या है? फोर्स ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा ढीला पड़ा हुआ तो फोर्स कम है। अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल फ्री है, कहीं चल जाएगा, मैं जरा से हाथ घुमाऊँ मैं इधर चल जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आणविक आकर्षण बल, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में, फिर आता आपका पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर आता है गैस में। आपको सीक्वेंस याद रखना है इनका, बस समझने की चीज़ें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब बात करता है प्रसार। प्रसार को बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। प्रसार में और विसरण में, डिफ्यूज़न में, यानी कि एक्सपेंशन और डिफ्यूज़न दोनों में अंतर है। एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। देखो प्रसार का मतलब क्या है? पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रसार किस चीज़ में होगा, यानी फैलेगा किस चीज़ में। सीधी सी बात है, गैस में फैलेगा। और विसरण की बात भी क्या है? फैलना। अब दोनों की मतलब फैलना है, तो भाई अंतर क्या है इनमें? छोटा सा अंतर है। देखो क्या अंतर है। प्रसार का मतलब है कि एक डायरेक्शन में फैलेगा। जैसे मान लो ये कोई स्प्रे है, मान लो कि मैं ये डीओ वाला स्प्रे है, ठीक है। इसमें यहाँ पे नोजिल लगी हुई है जिसमें से एयर पास होगी, ठीक है, जिसमें से एयर पास होगी। अब इसे दबाएंगे तो क्या हुआ? एक सिंगल डायरेक्शन में फैला, ठीक है। जो सिंगल डायरेक्शन में फैला ना, वो तो क्या कहलाएगा? प्रसार। मतलब ये क्या है? ये क्या है? सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा के साथ, ठीक है, एक दिशा में। लिख देता हूँ मैं, ये क्या फैलेगा? फैलेगा एक दिशा में, ठीक है। और बात करते हैं विसरण की, ये फैलेगा चारों ओर। बात समझ में आई? प्रसार क्या होगा? एक दिशा में होगा और विसरण चारों दिशाओं में होगा। इसमें सिर्फ इतना अंतर था, बात सेम है। पहले सबसे ज़्यादा गैस में होगी, फैलेगा सीधा भी वही फैलेगा, ज़्यादा भी वही फैलेगा। सबसे पहले फैलेगा गैस ही, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस, ठीक है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। पूछता है कि गतिज ऊर्जा किन कण में अधिक होती है? भाई सीधी सी बात है, जो ज़्यादा दूर दूर रहेंगे फटाफट निकल के चल जाएंगे। और मान लो कोई इतने छोटी जगह में फंसे बैठे, तो उन्हें निकलने में क्या हो जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में रहेगी? गैस में। फिर उसके बाद किस में रहेगी? द्रव में। द्रव के बाद किस में रहेगी? ठोस में। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। अब नंबर 6 पर जाता है अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूल स्पेस बोलते हैं। देख लेना एक बार, इंटरमोलिक्यूल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? इसमें अणुओं के बीच लगने वाला नहीं, इनके बीच स्थान, स्पेस की बात कर रहा ना, इनके बीच स्थान। अब भाई मुझे बताओ, गैस के अणु ये रहे दूर दूर, ठीक है। द्रव के अणु क्या है? थोड़े पास पास। और इसमें क्या है? बिल्कुल सटे हुए, एक के बाद एक के बाद एक। अब सीधी सी बात है भाई, सबसे ज़्यादा स्थान किसके अंदर है? गैस के अणुओं के बीच। फिर उसके बाद क्या है? द्रव के अणुओं के बीच। फिर उसके बाद खत्म हो जाता है ठोस पे आके। तो भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए बता दी आपको। भाई इनमें से पूछ लेता है। अब भाई खासकर ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 का भी इम्पोर्टेंट है और नंबर 4 का भी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी प्रसार में और विसरण में क्या अंतर है। अब भाई ये हो गया आपका फिजिक्स के आधार पर, जो वैसे मैंने नहीं बताने का था, लेकिन फिर भी फिजिक्स के बारे में आपको बता दिया है। वैसे जब फिजिक्स स्टार्ट होगी वहाँ भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसमें इतना ही बताने का था। अभी 6 महीने में केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो बस हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल जीरो वाले बेसिक्स जो आपको आने चाहिए थे। लेकिन मेरा क्या है कि मैं आपको सब चीज़ें बता के चलूँगा, आपको चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो। थोड़ा पेशेंस रखोगे आप, थोड़ा धैर्य रखोगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे और आप कर भी पाओगे। अब देखो, अब बात करते हैं रासायनिक आधार पर, यानी कि केमिकली, ठीक है। अब केमिकली क्या है? एक कंपाउंड है, केमिकल है, ये सब चीज़ें क्या है?
हम छू कर नहीं देख सकते। अब मैंने बताया था फिजिकली, तो भाई ये था, मैंने इसको टच किया, फिजिकली हो गया। अब देखो बात करते हैं केमिकली, रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर हमारे पदार्थ दो टाइप के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। अब भाई शुद्ध क्या है, जो भाई सिंगल चीज़ से मिलकर बना है, मतलब सिंगल ही है, किसी से मिलकर नहीं बना। और ये क्या है, अशुद्ध क्या है, एक मिक्सचर है, मतलब बहुत चीज़ों का मिश्रण है, मिला हुआ, ठीक है। अब भाई शुद्ध में भी दो तरह के आ जाते हैं, तत्व और यौगिक। अब ये तत्व और यौगिक क्या है, इनको डिटेल में हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाएंगे। अभी सिर्फ टाइप बता रहा हूँ। शुद्ध में भी दो टाइप के होते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। फिर तत्व में भी तीन टाइप के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये पूरे चैप्टर है अपने आप में। भाई यौगिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। और भाई अशुद्ध में क्या जाता है, मिश्रण। मिश्रण में कितने टाइप के होते हैं, दो, समांगी यानी कि समान वाले मिश्रण, और विषमांगी यानी कि अलग अलग टाइप के मिश्रण। अब ये क्या था, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी सब्जेक्ट शुरू होने से पहले, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जाता हूँ, या फिर आपको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या था, अब प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है मिस्र से, जो फिलहाल इजिप्ट है, ठीक है। और इजिप्ट में भी एक शब्द से उसका नाम रखा गया केमिस्ट्री। शब्द क्या था, कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, उसी से ये शब्द रखा गया है केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है एटम, परमाणु। अब परमाणु की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि परमाणु है क्या चीज़। पहली बात तो जे थॉमसन की जो थ्योरी थी वो कहती थी कि भाई परमाणु सबसे छोटा कण है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सॉरी, जे थॉमसन नहीं, जॉन डाल्टन का सिद्धांत था, ये लिखा मैंने। जॉन डाल्टन ने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु सबसे छोटा कण है, उसको उसके बाद नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि सबसे छोटी अवस्था परमाणु को बताया। फिर भाई साहब आधुनिक जीवन में इनका सिद्धांत खत्म हो चुका और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन और पाई मेसान एक्सेट्रा में तोड़ दिया गया। परमाणु इतनी अवस्था में टूटता है। और भी अवस्था है, क्या लिखा हुआ मैंने, एक्सेट्रा, आगे लिख देना। हम सिर्फ पढ़ते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितनी अवस्थाएं दिखा रखी मैंने, 7 अवस्थाएं। और भी अवस्थाएं है 8, 9, ठीक है। तो एटम्स को इन अवस्थाओं में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जॉन डाल्टन का सिद्धांत फेल हो चुका था, इसलिए भी इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन की, आधुनिक सिद्धांतों की। आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से परमाणु को मुख्य रूप से का मतलब क्या है, मूल कण। हम बात करते हैं अस्थायी मूल कणों की, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने आधार पर, कितने पार्ट में तोड़ा गया है, 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और फिर बात करते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण कौन से है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाई मेसान एक्सेट्रा। ये क्या है, इसके अस्थायी मूल कण, ठीक है। पूछ लेगा आपसे कि पॉजिट्रॉन, पूछ लेकर क्वेश्चन में कि पॉजिट्रॉन परमाणु का अस्थायी कण है या अस्थायी कण है। अस्थायी कण है, सबको पता है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब पूछता है कि भाई नाभिक है, मतलब परमाणु है जो, अब परमाणु के नाभिक की बात करते हैं, ठीक है। क्या था, देखो मैं समझा देता हूँ आपको क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की संरचना ये रही है, देखो ये बीच में क्या है, ये है नाभिक। मार्क बोल, ये क्या चीज़ है, ये है आपका नाभिक, ठीक है। और ये क्या है, पूरा परमाणु, ठीक है। अब नाभिक के अंदर क्या स्थित होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और ये बाहर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे सब। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब
क्या हुआ, पूछेगा आपसे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। पूछता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी गुनी बड़ा होती है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया आप कुछ भी निकाल लोगे। आपको पता है भाई हमारा जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, जो नाभिक की त्रिज्या कितनी है। सॉरी, पहले बात करते हैं परमाणु की, पहले इसकी पूरे की बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की त्रिज्या कितनी है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या। अब बात करते हैं नाभिक की। नाभिक की त्रिज्या कितनी है, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻5 10⁻⁵ मीटर। क्या बोलेंगे, 1 एफ। अब मुझे आपको ये बताना है कि एफ का मतलब क्या है। सॉरी, ये 1 एफ 5 नहीं है, 15 है, -15। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 एफ। 1 एफ को आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है क्या बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ बताओ क्या बोलते हैं एफ को। जैसे एक को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन, ऐसे ही एफ को बताओ क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बोलते हैं। ठीक है, ये होगा आपका परमाणु और नाभिक की बिल्कुल बेसिक जानकारी। अब इसके बाद शुरू हो जाते हैं आपके साइंटिस्टों की सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि अल्फा परिकिरणन, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एक सोने का पतला क्या लिया, परमाणु लिया एक, देखो क्या लिया, एक ये लिया, एक सोने का परमाणु ले लिया एक। ठीक है भाई, अभी इस पर क्या किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने इस परमाणु पर अल्फा किरणें डाली। जैसे ही अल्फा किरणें डाली तो क्या हुआ, समझो क्या हुआ, किरणें ऐसे पड़ी और इसके आर पार निकल गई, ऐसे पड़ी आर पार निकल गई, ऐसे पड़ी आर पार निकल गई। यहाँ भी देखा तो भाई यहाँ भी ऐसे पड़ी आर पार निकल गई, यहाँ भी निकली आर पार चली गई, यहाँ भी देखा यहाँ भी आर पार चले गई। तो रदरफोर्ड ने क्या लिखा कि भाई जो नाभिक होता है ना, नाभिक क्या है, खोखला। जब बात उन्होंने किरणें आर पार चले जाने पर, ये क्या है, सारी अल्फा किरणें हैं। ठीक है, क्या हुआ, सारी किरणें जैसे उस पर डाली सोने के कण पर, तो क्या हुआ, किरणें आर पार चली गई। तो इन्होंने क्या कहा कि नाभिक खोखला है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने क्या काम किया, अब थोड़ा सा और करीब आए, थोड़ा पास में डाली। अब क्या करा, अब यहाँ पे इन्होंने फिर डाली, यहाँ भी डाली और यहाँ भी डाली, यहाँ भी डाली, मतलब बहुत सारी डाली, यहाँ भी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जानी चाहिए थी सीधी। जब इन्होंने देखा कि भाई नाभिक खोखला है, इन्होंने सोचा कि ये भी सीधी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये सारी है ना ऐसे डायरेक्शन बदल गई इनकी, ये बाहर की साइड निकल गई, एंगल चेंज हो गया और ऐसे निकल गई सारी की सारी। ये भी ऐसी गई और यहाँ से क्या हुआ, ऐसे निकल गई। ठीक है, अब भाई उन्होंने क्या, अब यह क्या बात बोली, पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा जब ये अल्फा बीटा गामा किरणें पढ़ाई जाएगी। अल्फा किरणें है ना, ये कैसी आवेश रखती है, प्लस आवेश रखती है। पहली बात तो ये लिख लो, अल्फा जो परिकिरण होती है ना, ये कैसी होती है, ये होती है पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा परिकिरण पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ, लाइन ऐसा आती थी बिल्कुल किसके क्लोज थी, इसके नाभिक के बिल्कुल क्लोज थी, बिल्कुल पास से गुजारी, इसके नाभिक के मिडिल पॉइंट से गुजारी। तो क्या हुआ, ऐसे ना जाकर ऐसे निकल गई। क्या हुआ, रेखा जो किरणें थी ऐसे गई बिल्कुल क्रॉस से, और ऐसे ना होकर ऐसे बाहर निकल गई, ऐसे गई और ऐसे बाहर निकल गई। तो रदरफोर्ड ने ये बात बोली कि सेम जो चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपिल करता है, यानी कि दूर भगाता है, और अलग अलग चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मान लो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करेगा, ये दूर भगाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, रिपिल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपिल, सेम सेम तो रिपिल, और
अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब ये क्या था, सेम सेम। अब इन्होंने क्या बात बोली कि भाई मुझे यह बात तो पता है कि जो मेरी अल्फा किरणें में कैसी है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव दूसरे वाला होगा तभी दूरभागी में। तो इन्होंने क्या बात बोली कि ये जो नाभिक है ये क्या है, पॉजिटिव। अब इन्होंने क्या बात बोल दी कि नाभिक कैसा है, नाभिक पॉजिटिव है। ठीक है, नाभिक क्या है, नाभिक पॉजिटिव है। दो बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या काम किया, अब इन्होंने पूरी स्केटरिंग कर दी, मतलब 20 लाख किरणें इन पर डाल दी। तो क्या हुआ, ये वाली तो अब जब 20 लाख किरणें डाली क्या हुआ, सेम वही हुआ। ये वाली किरणें भी आर पार निकल गई और ये भी किरणें आर पार निकल गई। बीच वाली चेक करी, बीच वाली ऐसे गई और ऐसे निकल गई। फिर क्या हुआ, 20 लाख में से एक किरण टकराई और वापस आ गई। अब उस एक किरण की वजह से रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला कि नाभिक है ना, ठोस है। अब मान लो मैंने इस पर 20 लाख एवरेज निकाला कि नहीं, तो किरणें ऐसे काउंटिंग थोड़ी की हमने। अब ऐसे एवरेज निकाला कि भाई हुआ क्या कि 20 लाख किरणों में से सिर्फ एक किरण वापस आई और सारी या तो कोई पार होकर निकल गई या कोई डाइवर्ट हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे आई किरणें और ऐसे करके वापस आ गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बात बोली, रदरफोर्ड ने बोली कि जो नाभिक है ना वो ठोस है। क्या है, नाभिक कैसा है, ठोस है। ठीक है, अब इस बात से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि परमाणु में भार नहीं होता। भार किस में होता है, किस में होता है, नाभिक में। ठीक है भाई, नाभिक ठोस है। अब यही बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई परमाणु में भार नहीं होता। भार किस में होता है, नाभिक में। ठीक है, यह बात मैं बोल सकता हूँ। परमाणु खोखला होता है, नाभिक में भार होता है। नाभिक के भार की वजह से परमाणु का भार है। ठीक है, यह बात मैं बोल सकता हूँ। आप इसको नोट भी कर लो, लिख लो कि परमाणु खोखला होता है, परमाणु में भार नाभिक के कारण होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु की त्रिज्या है, जो परमाणु की त्रिज्या कितनी गुनी है, 10 की पावर माइनस के 5। यहाँ -10 है, यहाँ -15 है। ठीक है, मतलब कि ये नाभिक यहाँ से यहाँ तक तो -15 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, -10। तो कितनी गुनी है, 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, ये लिख लेना। अब भाई ये तीनों बात डिस्कस हो गई, मतलब नाभिक खोखला है, बात पता चल गई। नंबर 2 पे नाभिक पॉजिटिव है, ये बात पता चल गई। नंबर 3 पे नाभिक ठोस है, ये बात पता चल गई। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने इतनी खोज करी, चलता बना। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट साहब गोल्डस्टीन पहुँचे। उन्होंने नाभिक को खोल के देखा ढूंढा, कुछ मिला तो उन्हें एक कण मिला। ठीक है, अब इस कण को लेकर मैं पहुंच गया रदरफोर्ड के पास। अब रदरफोर्ड के पास जैसे ही मैं लेके पहुंचे तो रदरफोर्ड भाई साहब ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या मिला, मैं देखना एक बार। तो रदरफोर्ड ने उसको नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि खोज करता कौन, गोल्डस्टीन। खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया इसका खोज। अब नाम किसने दिया, नाम दिया आपका रदरफोर्ड ने। ठीक है, नाम रदरफोर्ड ने दिया और खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। ठीक है भाई, गोल्डस्टीन ने खोजा और नाम किसने दिया, आपका रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। भाई न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अब इसके बाद प्रोटॉन की खोज हो चुकी, फिर उसके बाद हमारे चैडविक भाई साहब आए। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कारस्तानी करी, ऐसे ही खोखोर के देखा तो इन्हें क्या मिला, इन्हें मिला न्यूट्रॉन। इन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। खोज भी इन्होंने की थी और नाम भी इन्होंने दिया। तो सीधी सी बात है, चैडविक की खोज वो न्यूट्रॉन खोज किसने की, चैडविक ने। बस हम सीधा पढ़ा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। ये किसने खोजा, जे थॉमसन ने। अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक के अंदर है। ठीक है, तो नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। नाभिक के अंदर प्रोटॉन किसने खोजा,
गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अब तक हम ये पढ़ते आए थे कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। एक्चुअल में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और नाम किसने दिया? नाम किसे दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। अब नंबर 2 की बात आ जाती है चैडविक। चैडविक ने क्या खोजा? न्यूट्रॉन। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन नाभिक के बाहर ढूंढने लग गया। अब नाभिक के बाहर उसे क्या मिला? इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको। बोरबरी मॉडल के हिसाब से क्या बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कोर कक्षा यानी कि मूल कक्षा में चक्कर लगाए तो एनर्जी मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यानी कि एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ठीक है। एनर्जी खत्म नहीं होती उसकी अगर मूल कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा। अगर वो नाभिक से जितना दूर जाएगा उसका एनर्जी उतना ही लॉस होगा। ठीक है। मतलब उतनी एनर्जी लगेगी। ये पढ़ाऊंगा आगे, बस ये थोड़ी सी बात बताने की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। ये बोरबरी मॉडल ने बताया थी बात। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गई। अब इसके बाद आते हैं कण। ये टेबल बना लेना, इस पर लिख लेना कण, खोज और चार्ज और द्रव्यमान। देखो, कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ये सारी बातें इस टेबल में पिरो दी गई और कुछ नहीं है। खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और भाई इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। अब ध्यान रखना, -31 किलोग्राम का मतलब क्या है कि ये बहुत कम है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, पावर कम है क्योंकि पावर माइनस में है। ठीक है। और प्रोटॉन खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इसका द्रव्यमान कितना है? 1.67 10⁻⁻के 27 किलोग्राम। ठीक है। इसकी पूरी पावर लिख दी मैंने, वैसे 6-7 तक याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 10⁻⁻के 27 किलोग्राम। इनमें बस माइनर सा अंतर है, छोटा सा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है बस। अब पूछता है कि सबसे हल्का कण कौन सा है? कौन सा होगा सबसे हल्का कण? बताओ। ये होगा हल्का। और ये क्या है? सबसे भारी। पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन सा है? सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, जो मूव कर पा रहा है बाहरली। और सबसे भारी क्या है? जो अंदर बैठा हुआ न्यूट्रॉन। बस एग्जाम्पल के लिए समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक घर का काम करने वाला मुखिया, यानी कि मैन आदमी। ठीक है। जो दिन भर काम कर रहा है, अपने घूमता रहता है सारा दिन, कभी इधर कभी उधर, मतलब अपने काम में व्यस्त है। तो क्या है वो तो हल्का है, सीधी सी बात है। और भाई जो घर पे ऐसे महिला होती, घर में बैठ जाओ, ऐसे टीवी चला लिया, पढ़े अपना टेंशन फ्री होकर, तो क्या है? बड़े बड़े मोटे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। तो बस यही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। समझो कि भाई घर का जो आदमी है कमाने वाला, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। और भाई घर पे टीवी देखने वाला औरत कौन है? न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर न्यूट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन के साथ साथ उसके दूसरी बहू समझ लो। एक घर में 2 बहुएं हैं। ठीक है। दोनों बहुएं कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जो नाभिक के अंदर बैठी टीवी देख रही है मस्ती आराम से चिल। और भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा चारों सब चक्कर लगा रहा कमाने के लिए। ठीक है। बस समझ सकते हो। ठीक है। समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये खत्म हो गया इतना। ठीक है। इतना ही था बताने का। अब बताने को बहुत चीज़ें बताया जाए, लेकिन अब मैं ना तो कम पढ़ना ना ज़्यादा पढ़ना, जितना पढ़ना सटीक पढ़ना और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो इतना पढ़ना। मेरे हिसाब से इतना इनफ है, आप इतना ही पढ़े। ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु भार की। परमाणु भार को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। भार क्या होगा? अब मुझे बताओ, भार आप ऐसे रखते हो या सिर पे रखते हो? मतलब पीरियोडिक टेबल का जो ऊपर वाला भार, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? भार। ठीक है। समझ में आया? परमाणु भार क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। मैंने क्या बात बोली थी कि
भार किस में होता है? परमाणु बात कर रहा है, परमाणु भार की लिख रहा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किस में होते हैं? नाभिक में। ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली थी, ये बात प्रूफ होती नहीं होती? देखो यहाँ प्रूफ होती है ये बात। कैसे? मैंने कहा परमाणु खोखला होता है, इसमें भार नहीं होता। भार किस में होता है? नाभिक में। यही बात इसने यहाँ लिखा परमाणु भार कैपिटल ए से बोलते हैं। क्या लिखा? कैपिटल ए इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख लो, परमाणु भार, यहाँ लिख दे रहा मैं, इक्वल टू नाभिक। ठीक है, बस इतना लिख लो। ठीक है, मतलब इस बात को मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये बताओ आप। परमाणु भार इक्वल टू नाभिक भार। ठीक है, अब देखो इस वाली बात को क्या लिखा मैंने, इसको डिनोट कर दिया मैंने, बस यहाँ आ गया ऊपर। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ऊपर लिख लो, इसके बाद लिख लेना ये, पहले ये लिख लो उसके बाद लिख लो ये, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल ए किसको डिनोट करता है? परमाणु भार को। परमाणु भार किसके बराबर है? नाभिक के। नाभिक में क्या चीज़ है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान है, लगभग समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या है? कैपिटल जेड। परमाणु क्रमांक की बात क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? एटम, जितने भी हमारे तत्व है सारी पीरियोडिक टेबल में या हमारी आवर्त सारणी में, उनका रोल नंबर समझ लो एक तरीके से। अब इस बारे में ना सारे साइंटिस्ट में बहस छिड़ी कि भाई परमाणु का आधार हो, जो एटम है सारे, जो हमारे इसमें आवर्त सारणी के जो सारे तत्व है, उसका किस आधार पर रखा जाए। भाई इलेक्ट्रॉन भी, अगर मान ले मैं किसी का इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखे, हम प्रोटॉन क्यों रखे। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना चक्कर लगाने वाला, क्या है? बाहर चक्कर लगाता है कक्षाओं में, नाभिक के बाहर। तो वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। किस तरीके से? कभी कक्षा में चले जाएगा, कभी उस कक्षा में चले जाएगा, कभी कक्षा छोड़ के चले जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कभी त्याग देगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जो स्टेबल नहीं है। इसलिए क्या किया हमने, मतलब साइंटिस्टों ने यह बात तय की कि भाई जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन के आधार पर होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब इस बात को एक छोटा सा की पॉइंट है जो बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि परमाणु क्रमांक, यहाँ लिख लो, परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, और भाई परमाणु क्रमांक नॉट इक्वल टू किसके? इलेक्ट्रॉन। ये बात लिख लो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन तो है, और प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन परमाणु क्रमांक नॉट इक्वल टू ई। यह बात समझ में आई? इस बात को लिख लो। ठीक है, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मिटा दो अगर मेरे को। ठीक है, इतना लिख लो, कोई चल जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर है प्रोटॉन की संख्या के। यह बात सही है। ठीक है, परमाणु क्रमांक सीधा बराबर है इलेक्ट्रॉन के? बिल्कुल बात गलत है। परमाणु क्रमांक नॉट इक्वल टू किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर परमाणु क्रमांक की बेस नहीं रखा जा सकता, नींव नहीं रखी जा सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सीधा जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी नहीं हो सकता। अब मैं इस बात को ये लिखूं कि भाई प्रोटॉन बराबर, मैं कह रहा प्रोटॉन बराबर इक्वल टू ई, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, ये सही है। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रोटॉन को आधार मानकर इलेक्ट्रॉन का नंबर रखा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को आधार मान के प्रोटॉन के नंबर रखे जाते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको है ना एक दो क्वेश्चन के आधार से समझते हैं। देखो, जो हमने अब पूरी बात पढ़ी अभी तक, हमने अल्फा स्कैटरिंग पढ़ा, गोल्डस्टीन बारे में पढ़ा, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज सब पढ़ी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, परमाणु भार पढ़ा और परमाणु क्रमांक पढ़ा। अब उसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को, आपके पास है यूरेनियम 235 और 92। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बता दो। अब मुझे बताओ प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक मैंने क्या बताया था, ये देखिए बात यहाँ लिखी हुई ना, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या,
इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की क्या लग सकता हूँ मैं, प्रोटॉन क्रमांक कितना इसका 92, ठीक है। अब 92 आ गया, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन किस पे बेस है, प्रोटॉन पे, जो प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन। ये समझो कि प्रोटॉन तो ओरिजिनल कागज़ है और इलेक्ट्रॉन क्या है उसकी फोटोकॉपी। अब मुझे बताओ फोटोकॉपी तो तभी हो पाएगी ना जब वो ओरिजिनल चीज़ें होगी, तो प्रोटॉन क्या है, ओरिजिनल है, और उसकी फोटोकॉपी क्या है, इलेक्ट्रॉन, बस। अब पूछता है जेड, अब जेड क्या चीज़ थी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो पता ही है हमें कितना है, 92, ठीक है, आई बात समझ। अब पूछता है कि ए हमने क्या डिनोट करा था, ए बराबर क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, लिखो क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब भाई साहब हमें प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कितने हमारे पास, प्रोटॉन 92 है भाई, न्यूट्रॉन हमें पता नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ है, पहले न्यूट्रॉन संख्या निकाल लो। इसे कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो क्या करेंगे 235 माइनस कितना 92, 143, ठीक है। मतलब इस चीज़ को तो हम सीधा रख सकते थे ए को, या तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर लो, 143 प्लस 92 बात हो जाएगी 235, या सीधा रख दो, एक ही बात है, तो इसको हटा दो ना, ये तो सीधा सीधा पता तो है मेरे को, ये क्या है 235, बस हम है ना, ये कितना है 143, ठीक है। क्या हुआ, परमाणु क्रमांक तो हमें पता ही था, इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती, बस न्यूट्रॉन, और इसमें कोई इतने बड़ा महाभारत नहीं है कि हम ये सब चीज़ें करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बेसिक था, आज हमने ये बेसिक पढ़ा। और आपको ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, एक के बाद एक, P इक्वल टू आंसर, Z इक्वल टू आंसर, और A इक्वल टू आंसर, N इक्वल टू आंसर लिख के मुझे बताओगे। और फिर कल हम आपको पढ़ाएंगे इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इससे